औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर ज़ियाउल्लाह ख़ान और अपने चैनल पे आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में अपना ख्याल रख रहे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो बेटा, आपको पता है हम लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वो सॉल्व किए थे। आज जो एक्सरसाइज का टास्क है उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं और हम न्यूमेरिकल्स को आज देखेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम वर्क जो है वो हम करें। तो स्टार्ट करते हैं जी। और मेरे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है यानी 4.1 चैप्टर नंबर 4 का पहला न्यूमेरिकल। और बेटा याद रखिएगा कि क्योंकि हमने चैप्टर भी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पढ़ा है तो हम एक्सरसाइज भी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस सॉल्व करेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल है बेटा, उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से है कि अ मैन pushes a lawn mower with a 40 Newton force directed at an angle of 20 degree downward from the horizontal. Find the work done by the man as he cuts a strip of grass 20 meter long. तो इसमें क्या है बेटा, इसमें यह है कि आपके पास एक मशीन है, लॉन मूवर, घास काटने वाली मशीन को कहते हैं। ठीक है, तो वो मशीन है और वो क्या कर रही है, 40 न्यूटन की क्या है जी फोर्स लगाकर और एंगल 20 डिग्री का बनाकर वो एक स्ट्रिप यानी घास को क्या करती है, काटती है। और घास की लेंथ समझ लें, ठीक है, या वहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट समझ लें क्योंकि आपने वर्क का चैप्टर पढ़ा है तो डिस्प्लेसमेंट उसको कह लें, तो वो हमारे पास जो है वो 20 मीटर मौजूद है जी। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, गिवन डाटा की तरफ या गिवन डाटा जो है वो लिखते हैं जी। तो गिवन डाटा में बेटा आपको पता है कि हमारे पास फोर्स है 40 न्यूटन, एंगल यानी थीटा गिवन है जी 20 डिग्री, और इसी तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है और वो है जी 20 मीटर। ठीक है जी, तो ये गिवन डाटा है। और बेटा जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमने वर्क करना है, यानी कि जो वर्क डन हुआ है वो फाइंड आउट हमने करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। और यहां पे आप बेटा न्यूमेरिकल में जितना चीजें आप अपनी तरफ से लिखेंगे यानी उसको खूबसूरत बनाएंगे तो उतना ही जो मतलब आपका पेपर मार्किंग करने वाला बंदा होगा वो ज्यादा मुतासिर होगा और आपको अच्छे नंबर देगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि वी नो दैट, अच्छा जी, हम क्या जानते हैं, यानी हमने चैप्टर पढ़ा है और हम जानते हैं कि जो वर्क होता है वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब बेटा आपको पता है क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी, तो उनके साइंस भी मैंने क्या कर दिए, शो कर दिए हैं। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, एफ डॉट डी के है। इसी तरह से आपको ये भी पता होगा बेटा कि जब हम डॉट प्रोडक्ट यानी खत्म करते हैं डॉट को तो हमारे पास आ जाता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है जी, तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज आपको जो रिक्वायर थी वो मौजूद हैं। आपने सिंपल क्या करना है, वर्क डन मालूम करना है। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, आप ऊपर लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। ठीक है जी, ये मेंशन कर सकते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं by putting the values। ठीक है जी, W इक्वल टू F आपके पास बेटा क्या है 40 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट आपके पास 20 और कॉस कितना है जी 20 है। अच्छा, अब ये बेटा आप कैलकुलेटर यूज करोगे और कैलकुलेटर पे कॉस 20 जो आपके पास है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और फिर जो वैल्यू आएगी ये तमाम चीजें जो है सिंपल क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो है वो फाइनल रिजल्ट
आ जाएगा, जो जहाँ पे बुक पे उसने फाइनल रिजल्ट है, और ये ही आना चाहिए जो फाइनल रिजल्ट इसका आता है, वो आता है 7.51 क्रॉस 10⁻²⁴ जूल जी। ठीक है, यानी कि वर्क डन जो आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितना आएगा बेटा, 7.5 क्रॉस 10⁻²। और क्योंकि वर्क है तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, सो आप क्या पुट करेंगे, जे पुट करेंगे यानी जूल। तो ये बेटा आपका क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 1 है और ये उसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पहली प्रॉब्लम थी जिसके अंदर हमें कुछ चीज़ें गिवन थी वो हमने ली और उन्हीं की हेल्प लेते हुए, ठीक है, हमने जो है वो फार्मूला लगाया और फार्मूले के अंदर सिंपल बेटा क्या है जी, आपने वैल्यूज पुट की हैं और आपके पास एक आंसर आया। कैलकुलेटर का यूज़ यहाँ पे मेरे पास मौजूद है कैलकुलेटर, लेकिन क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि हम क्या करें, टाइम को कम से कम जो है वो यहाँ पे सर्व करें। ठीक है, तो हम आगे कोई अगर इस तरह से कोई ऐसी कैलकुलेशंस आती है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगी तो हम उसको क्या करेंगे इंशाल्लाह कैलकुलेटर यूज़ करते हुए उनको सॉल्व करके भी। ये सिंपल था तो इस वजह से मैंने इस पे टाइम वेस्ट नहीं किया। तो ये बेटा आपके पास न्यूमेरिकल 1 था। इसी तरह से हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो भी हम देखते हैं, और पहले यहां पे मैं लिख देता हूं, देखें बेटा चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल नंबर 2, और इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट देख लें। वो कहता है कि अ रेन ड्रॉप जिसका मैस भी गिवन है m इज इक्वल टू 3.35 क्रॉस 10⁻⁵ किलोग्राम फॉल्स वर्टिकली at a constant speed under the influence of the forces of gravity and friction। हाँ जी, तो बेटा आपके पास क्या है कि एक जो है वो रेन ड्रॉप है यानी कि बारिश का कतरा है और वो वर्टिकली क्या करता है, गिरता है। उसका मैस भी गिवन है, कितना है यहाँ पे बुक में मेंशन है जी, 3.35 क्रॉस 10⁻⁵ किलोग्राम उसका जो है मैस है जी उस ड्रॉप का। तो वो जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करता है, मूव करता है यानी कि गिरता है, और उसके ऊपर जो फोर्सेस हैं जो असरअंदाज हो रही हैं वो ग्रेविटी की फोर्स भी है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है। ठीक है, और इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर, हाँ जी, जब वो 100 मीटर फॉल कर चुका होता है यानी कि गिरता है, यानी उसकी बुलंदी भी गिवन है, हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। हाँ जी, तो वो कहता है, थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं बेटा। वो कहता है कि ये एक रेन ड्रॉप है, ठीक है, रेन ड्रॉप, और इसका जो मैस है वो 3.35 क्रॉस 10⁻⁵ किलोग्राम है। ठीक है जी, तो वो कहता है कि ये नीचे गिरता है, ठीक है, और कितने डिस्टेंस से गिरता है, यानी कि इसकी जो हाइट है, लाजिम बात है वर्टिकली बात हो रही है तो जो इसका कवर डिस्टेंस होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइट होगा, सो 100 मीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो लाजिम बात है बेटा ये नीचे लग रहा है तो इस ड्रॉप पे आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रही है, ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वहां पे मौजूद है। तो हमने देखना ये है कि ये रेन ड्रॉप जो है नीचे फॉल करता है तो जब गिर रहा होता है तो कितना वर्क ग्रेविटी की फोर्स कर रही होती है उसके गिरते वक्त, और कितना वर्क जो होता है आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कर रही होती है जब वो गिर रहा होता है। तो हमने अलग अलग जो है इस चीज को मालूम करना है कि कितना वर्क जो होता है इस ड्रॉप के गिरने पे, कितना वर्क आपकी ग्रेविटी ने किया और कितना वर्क फ्रिक्शन ने किया। ये स्टेटमेंट है। लेट जी चलते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं। गिवन डाटा हमारे पास जो है जी उसको देख लेते हैं पहले। अच्छा, गिवन डाटा में बेटा मैस आपके पास है जी ड्रॉप का 3.35 क्रॉस 10⁻⁵ किलोग्राम, और उसके बाद जो गिवन है आपको वो चीज क्या है जी, हाँ, डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट आपको गिवन है 100 मीटर। ठीक है जी, तो इसी तरह से और क्या गिवन है आपको, हाँ, ये चीज याद रखिएगा बेटा। अब देखिए ये आपकी लेट्स सपोज अर्थ थी,
ठीक है, और ये इस तरफ मूव करके आ रहा है, लाजिम बात है ग्रेविटी की फोर्स जो होगी, यानी कि मैं जी से उसको अगर कर दूं जाहिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो वो डाउनवर्ड है, और जो रेन ड्रॉप है वो भी नीचे मूव करके आ रहा है, यानी कि ग्रेविटी के लिहाज से फोर्स और वर्क डन जो हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा इन केस ऑफ ग्रेविटी, यानी जब हम ग्रेविटी के लिहाज से देखेंगे वर्क डन को तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। और रीजन क्या है बेटा, रीजन इज दैट कि आपका जो वर्क डन हो रहा है उसकी डायरेक्शन यानी वर्क की डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन, ग्रेविटी वाली फोर्स की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है दोनों की। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन हैं तो वहां पे एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो इस वजह से जो थीटा ग्रेविटी के लिहाज से देखेंगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हाँ, जब हम फ्रिक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है कि फ्रिक्शन दरअसल एक रुकावट की फोर्स है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब रेन ड्रॉप क्या कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन की फोर्स अपवर्ड मूव करेगी, यानी उसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि फ्रिक्शन के सिलसिले में कुछ इस तरह से होगा, यानी कि इसको अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह दूं, एफ स्मॉल एफ सबस्क्रिप्ट में फ्रिक्शन की फोर्स, तो आपका रेन ड्रॉप क्या कर रहा है, वो तो नीचे मूव करके आ रहा है। इसका मतलब है जो वर्क की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, और जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी वो यानी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और वर्क क्या हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स ग्रेविटी की फोर्स की बनिस्बत कम होती है, बहुत थोड़ी होती है, तो इस वजह से आपका ड्रॉप नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आप, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक लाइन पर मौजूद हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां पे थीटा कितना एग्जिस्ट करता है, 180 डिग्री। तो हम यहां पे कहेंगे कि इन केस ऑफ फ्रिक्शन जो हमारा थीटा होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रिक्शन के केस में, ठीक है बेटा। तो हमने जो फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, वो क्या करना है यहां पे, इन फॉलोइंग, ठीक हो गया जी। तो हमने वर्क डन जो है इसके 2 केस बना लेते हैं, यानी कि ए केस उसमें हम क्या करेंगे, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन मालूम करेंगे, और एक बी केस बना लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो हमने फाइंड आउट करना है, ए केस क्या है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, और बी पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, यानी हमने ये मालूम करना है। और इसी तरह से बी पार्ट में देखें तो वो क्या होगा, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये बेटा 2 केस बनेंगे इस न्यूमेरिकल के, और हम इनको जो है अभी इनको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाए, गिवन डाटा की समझ आ जाए, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। और आई थिंक कि अब आपको चीजें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। तो मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। तो बेटा जी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहां पे आप फिर लिखेंगे कि वी नो दैट कि जो वर्क होता है वो हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट डी होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, और लेट्स सपोज जी क्योंकि हमारे पास ए केस है तो मैं यहां पे ए लिख देता हूं कि मैं कौन सा केस ए सॉल्व करने जा रहा हूं, यानी वो वाला वर्क डन जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है, तो उसको मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं बेटा जी, ठीक है। तो यहां पे आपको पता होगा बेटा कि फोर्स जो होती है, यहां पे आप कहते हो कि सर जी डब्ल्यू जो होता है वो हमारे पास mg के बराबर होता है, और क्योंकि वेट भी फोर्स होती है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू mg। ये चीजें पुरानी हैं। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वर्टिकली बात हो रही है, तो जो d होगा वो रिप्लेस हो जाएगा आपका किसके साथ, h के साथ, ठीक है। तो कहने का जो मतलब है बेटा जी वो ये है कि यहाँ पे जो वर्क होगा वो आ जाएगा mg, और इसकी जगह पे h आ जाएगा, और डॉट की जगह पे आपका cos थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, मैथ्स भी आपको गिवन है, कितना है जी 3.35 क्रॉस 10 रेज़्ड टू पावर कितना है जी 5, और
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी यहाँ पे गिवन में आप लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारे पास गिवन होती है, कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे 9.8, क्योंकि ये भी गिवन ही समझें क्योंकि आपको पता है। अच्छा, और हाइट कितनी है जी 100। अब ग्रेविटी के केस में मैंने आपको बताया था कि थीटा कितना एग्जिस्ट करता है 0, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा कि cos 0। ठीक है जी, तो इस तरह से cos 0 तो आपका 1 हो जाएगा, जो रिमेनिंग चीजें हैं वो इस तरह से भाजेंगी 3.35 क्रॉस 10⁵ 9.8 उसी तरह से और 100। और ये वाला फैक्टर cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो हमने इसको जो है वो इसकी जगह पे बेशक आप 1 पुट कर। ठीक है जी, तो इस तरह से बेटा अब आप इन चीजों को फिर जो है कैलकुलेटर यूज करेंगे और इनको फिर सॉल्व करेंगे, और इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 0.0328 जूल। जो बुक पे लिखा हुआ है जी मैं वही यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। इसको सॉल्व कीजिएगा बेटा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए है 0.0 कितना है जी 0.0328 जूल। ठीक है जी, तो ये वो वर्क डन हो गया बेटा जो आपका ड्यू टू क्या आता है जी ग्रेविटी, यानी कि पहला आपका केस जो है वो सॉल्व हो गया कि आपके पास वो वर्क डन आ गया जो क्या है जी ड्यू टू किसके है ग्रेविटी के है। ठीक है जी, तो बाकी सारा न्यूमेरिकल बेटा सेम है, उसका सॉल्यूशन सेम है, जस्ट क्या होगा इन केस ऑफ फ्रिक्शन आपका थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी वहां पे आपने थीटा क्या पुट करना है जी 180 पुट करना है, और cos 180 जो होता है बेटा वो -1 जो है प्रोड्यूस करता है, यानी उसकी वैल्यू जो होती है वो -1 ही होगी। तो लाजिम बात है आपने बाकी उसको दूसरा केस जो है इसी तरह से करना है। ठीक है, cos थीटा की जगह पे cos 180 की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होके सारी वैल्यू को क्या कर देगा माइनस कर देगा। तो ये आपका बी पार्ट के लिए है। ठीक है, तो मैंने इधर ही चेंज कर दिया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक मैं कर देता हूं जी, ऐसा ना हो कि फिर आप कोई मिस्टेक कर बैठे। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, बल्कि नहीं इसको कंपैरिजन करना है। ठीक है जी, तो इधर ही मैं कोशिश करता हूं कि ये भी आ जाए। ठीक है जी, तो बेटा आपको पता है बी केस हम करने जा रहे हैं, और बी केस में फिर वही फार्मूला आपका वर्क डन का एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है जी, तो इसके अंदर आपके पास ये एम जी फोर्स, ये हो गया एच आपके डिस्प्लेसमेंट की रिप्लेसमेंट, और कॉस कितना आ जाएगा थीटा। ठीक है जी, आपको पता है किस वजह से आएगा। तो यहाँ पे फिर वही 3.35 क्रॉस 10⁵ जो है, हो सकता है आप मुझे ना देख सकते हो, लेकिन आई होप कि आपको व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है हाईलाइट किया हुआ है कि व्हाइट बोर्ड कहाँ तक जो है वो आपको नज़र आ सकता है। तो 3.35 क्रॉस 10⁵ मैस की वैल्यू हो गई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 आएगा, और हाइट आपको गिवन वही 100 ही है। ठीक है, और कॉज जो है वो अब यहाँ पे फ्रिक्शन के केस में, यानी बी केस में जो आपने वर्क डन ड्यू टू क्या फ्रिक्शन मालूम करना है, उस केस में आपके पास थीटा जो है बेटा जी वो कितना है 180 डिग्री है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बाकी सारी चीजें उसी तरह से, यानी ये 3.35 क्रॉस 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 9.8 और 100, और यहाँ पे क्योंकि वहां पे +1 प्रोड्यूस हुआ था तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, ये सारी उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा है कि cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो ये फर्क पड़ेगा जी, और सारी की सारी वैल्यूज का बाकी आंसर वही होगा, यानी आपके पास जो वर्क डन होगा, ठीक है, बी केस के लिहाज से। यहाँ पे आप साथ ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारा ए केस के लिहाज से हो गया, यानी कि ये वो वर्क डन है जो ए केस के लिहाज से है, यहाँ पे ए लिख दें और यहाँ पे बी लिख दें आप। ठीक है, यानी कि ये वर्क डन बी केस का। तो यहाँ पे बेटा वही सेम वैल्यू रिपीट होगी, यानी 0 पॉइंट, क्योंकि वही फैक्टर जो है सेम फैक्टर सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सेम आंसर जो है वो क्रिएट करेंगी 0.0
328 जूल, बट माइनस में आएगा। क्यों? रीजन आपको पता है कि cos 180 माइनस के। तो ये बेटा जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 है और उसका बिल्कुल आसान तरीन मतलब एक इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 था जिसमें हमने क्या करना था कि एक रेन ड्रॉप यानी बारिश का कतरा जो है वो गिरा और उस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ और फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क डन हुआ। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने जवाब क्या बताते हैं कि जो वर्क डन होता है ग्रेविटी की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से, दरअसल वो सेम होता है वैल्यूज में, यानी कि जो ग्रेविटी जितना वर्क कर रही है उतना ही वर्क आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कर रही है, बट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वो क्या हो रहा है जी, डायरेक्शन का साइन, वहां पे डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो वैल्यूज हमने क्या है जी वो कैलकुलेट की हैं। तो ये था बेटा जी आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जी और उसको देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है जी। अच्छा जी, न्यूमेरिकल 3.3 में क्या है बेटा जी, वो कहता है कि 10 ब्रिक्स ईच 6.0 सेंटीमीटर थिक एंड मैस 1.5 किलोग्राम lie flat on a table, how much work required to stack them one on the top of another। हाँ जी, ये भी बड़ी आसान बात है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें कहा क्या गया बेटा, इसमें कहा गया कि आपके पास जो है वो 10 ईंटें हैं और आपने क्या करना है, एक फ्लैट टेबल की सरफेस के ऊपर आपने क्या करना है, उन ईंटों को एक दूसरे के ऊपर आपने स्टैक करना है यानी रखना है। ठीक है, तो लाजिम बात है एक ईंट रखेंगे, फिर दूसरी रखेंगे, फिर तीसरी रखेंगे, फिर चौथी, इसी तरह से रखते जाएंगे। ठीक है, तो उनकी हाइट जो है वो चेंज होती जाएगी। तो हमने देखना है, क्या देखना है जी, कि वहाँ पे जो वर्क है वो कितना रिक्वायर है, यानी कि आपको 10 ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखनी है तो आपको कितना वर्क जो है वो करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है जी न्यूमेरिकल नंबर 3 है। तो इसमें बेटा जो गिवन है उसको देख लेते हैं पहले। गिवन डाटा, अच्छा गिवन डाटा में हमारे पास एक तो हाइट है ब्रिक्स की, ठीक है, ईंट की हाइट बताई गई है और वो कितनी बताई गई है जी, 6 सेंटीमीटर, यानी h इज इक्वल टू क्या है, 6 सेंटीमीटर है। या हम इसको अगर मीटर में लेके जाएं तो आपको पता होगा कैसे लेके जाते हैं, ये 0 पॉइंट कितना आता है वो कन्वर्जन आपको पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है जी, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो पता होगा। फिर वहाँ से 1 सेंटीमीटर जो है वो आप कहते हैं, इस तरह की बातें जो आप पहले जानते होंगे कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सो 1 मीटर और इसको आप 100 ज़रब 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और 100 जो है उधर ज़रब हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, तकसीम। तो ये 1 सेंटीमीटर की क्या हो गई, वैल्यू आ गई। तो इस तरह से वो कहता है अगर आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर आपके पास वैल्यू इसकी आएगी, अगर ये आप मैथमेटिकली वहाँ पे भी कन्वर्ट करें तो। ठीक है, 0 तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है तो आप कर सकते हैं 0.06 मीटर। ठीक है जी, हाइट गिवन थी। दूसरा हमें इसमें क्या गिवन था, हाँ जी मैस गिवन था। बिल्कुल जी, मैस भी गिवन है हमें। एक ईंट का मैस कितना है जी, 1.5 kg। ठीक है, तो हमने जो है वो मालूम करना है वर्क डन, यानी कि W जो है वो हमें कितना करना पड़ेगा। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे, और सॉल्यूशन में हमें पता है कि हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो होता है फोर्स, और एक ही फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा है, कोई इतनी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, मुश्किल बातें नहीं है। आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपको जो है वो उसका अंदाज़ा हो जाएगा। एक ही चीज़ बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो ठीक है जी। अच्छा एक यहाँ पे और बात करता चलूँ बेटा
कि जब आप टेबल के ऊपर पहली ईंट रखोगे ना, पहली ईंट रिप्लेस करोगे, तो क्योंकि वहां पे हाइट का फैक्टर 0 होगा, यानी कि वहां पे ऑलरेडी कोई हाइट नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से जब आप पहली ईंट ग्राउंड स्टेट पे आप वहां पे रखोगे तो आपका जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, यानी कि कोई वर्क डन नहीं होगा। आपको पता है कि वर्क डन F.D है, D यहाँ पे हाइट और H यानी कि 0, तो ये सारा जो है फैक्टर 0 ये वाला, और वर्क टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि जब आप टेबल के ऊपर पहली ईंट रखोगे तो वहां पे वर्क डन क्या होगा 0 होगा, और रीजन क्या होगी कि वहां पे हाइट इक्वल टू 0 है जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब आप एक ईंट रख दोगे और उसके बाद दूसरी ईंट उसके ऊपर रखोगे तो तब आपका जो है वो वर्क जो डन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वर्क करना आप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकती हैं यहाँ पे, ठीक है, नोट बनाकर आगे ये बात लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई है कि जब आप ग्राउंड स्टेट पे पहली ब्रेक को क्या करते हैं, पुट करते हैं या रिप्लेस करते हैं, वहां पे रखते हैं उसको, तो आपका वर्क डन क्या होता है 0 होता है। ये बात भी आप वहां पे मेंशन करते हैं। सो जी, वर्क डन इन प्लेसिंग सेकंड ब्रिक्स ऑन वन, तो यहां पे आप लिख सकते हैं। तो ये हम मालूम करने जा रहे हैं कि कौन सा वर्क डन जी सेकंड ब्रिक प्लेसिंग ऑन वन, यानी कि जब आप दूसरी ईंट को पहली ईंट के ऊपर रख रहे हो तो उस वक्त आपका वर्क जो है वो कितना होगा। तो लाजमी बात है फार्मूला आपके पास मौजूद है, और यहाँ पे फिर बात एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट यहाँ पे हाइट आ रही है, तो लाजमी बात है फिर हमें वर्टिकली मतलब चीज़ों में जाना होगा, वही फोर्स की जगह पे mg और डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस हो जाएगा, हो तो रहा होगा लेकिन हाइट की फॉर्म में हो रहा होगा, तो हम d की जगह पे क्या लिखा करेंगे, हाइट लिखा करेंगे, h लिखा करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे फार्मूला ऊपर आपको गिवन है, ठीक है, और नीचे मैं फिर इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे हमारे पास mg h, ठीक है, और यहाँ पे फिर आ जाएगा cos थीटा। अच्छा cos थीटा जी, यहाँ पे किस चीज को cos थीटा क्या आएगा, यहाँ पे अगर आप इसको लेते भी हैं cos थीटा को तो वो कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक बुक के ऊपर थीटा का कोई जिक्र नहीं है। अगर उसने जिक्र नहीं किया तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपने जो है उसको क्या करना है। चलें जी, उसने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। बेटा देखिए कि जब आप एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, ठीक है, तीसरी ईंट, तो इसका मतलब है कि आप क्या करें, फोर्स और वही फैक्टर जो आपको पहले कॉमन फैक्टर बताया था, एक यहाँ पे भी होगा कि आपकी जो वर्क डन हो रहा होगा और जो फोर्स होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। जब सेम डायरेक्शन में होगी तो वहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 होगा। कॉस थीटा यानी कॉस 0 1 प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से आप वहाँ पे कॉस थीटा जो है हर केस में, यहाँ पे मैंने लिख दी है, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर केस में लिखें। हाँ, एक चीज़ लिख सकते हैं कि सर जी हम कौन सा वर्क मालूम करने जा रहे हैं, यानी कि वो वाला वर्क जो आप दूसरी ईंट को पहली ईंट के, यानी कि वर्क डन बाय प्लेसिंग सेकंड ब्रिक्स ऑन वन, यानी कि जो पहले थी ब्रिक उसके ऊपर जब आप दूसरी ब्रिक को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, तो उस वक्त जो वर्क डन होता है वो कितना होता है। तो ये चीजें बेटा आपने इस तरह से लेनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैथ्स गिवन है बेटा, आपको वो वैल्यू पुट कर दें। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, मे भी आपको नजर ना आ रहा हो, इस बात का भी ख्याल रखना होता है। तो ये बेटा आपके पास वर्क डन, ठीक है, कितना आ जाएगा, m आपके पास 1.5 है, g की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, g इज इक्वल टू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन में, लाजमी बात है ये लिखना चाहिए 9.8, और उसके बाद हाइट आपको दी गई है 0.06, ठीक है जी, और फिर वही cos 0 डिग्री, ठीक है जी। तो ये 1 प्रोड्यूस करेगा और बच जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8,
और मल्टीप्लाई बाय 0.06, ठीक है जी, और ये 1 आ जाएगा। अब इस चीज को सॉल्व करोगे, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कैलकुलेटर पे करोगे, थोड़ा सा टाइम फिर बचाते हैं, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, वो इसी तरह से मतलब जो भी आता है आप इसको सेम एज इट इज लिख दोगे। इसी तरह से बेटा सेम वही, ये तो था जब आपने सेकंड ब्रिक्स को क्या किया है 1 पे, यानी कि पहले आपने एक ईंट रखी हुई थी, दूसरी को उठा के उसको ऊपर रखा है। अब आगे जो मालूम करना है, आपने क्या करना है, तीसरी ईंट को किसके ऊपर रखोगे, पहली पे तो नहीं रख सकते ना, आप किस पे रखोगे, दूसरी पे, तो आप लिखोगे वर्क डन बाय प्लेसिंग थर्ड ब्रिक्स ऑन सेकंड, ठीक है जी। तो थर्ड को आप क्या करें सेकंड पे, तो इसमें वही 1.5 वो फैक्टर भी आएगा, 9.8 ये फैक्टर भी आएगा, लेकिन क्योंकि सेकंड पे कर रहे हैं तो अब जब थर्ड आएगी, यानी कि इस तरह से ये ईंट ऑलरेडी पड़ी थी, फिर इसके ऊपर आपने एक और रख दी, फिर ये रख दी, तो इसका मतलब है अब पहले से वहां पे हाइट मौजूद है, यानी कि जब थर्ड रखोगे तो ये जो हाइट बनी है आपके पास, ये वाली हाइट h, इसमें थर्ड का भी हिस्सा है और पहली का भी है जो सेकंड पड़ी है। तो इन दोनों को आप कैसे करोगे, उसका तरीकाकार ये है बेटा कि आप करोगे हाइट को जो 0.06 है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, ठीक है जी। इसी तरह से ये मतलब एक वो फैक्टर आ गया जो आपका दूसरी और तीसरी इन दोनों के मिला के हाइट आपको हासिल होगी, ये फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह से बेटा जब आप चौथी ईंट को थर्ड के ऊपर रखोगे, यानी आपने ब्रिक 4 को प्लेस किया किसके ऊपर, आप थर्ड के ऊपर इसको रखोगे, ठीक है, तो फिर इसी तरह से कुछ केस आएगा 1.5 क्रॉस 9.8 मल्टीप्लाई बाय फिर ये 0.0 और अब कितनी बढ़ गई हाइट, 3 टाइम बढ़ जाएगी क्योंकि 4th आ रही है, दूसरी से स्टार्ट हुई थी हाइट, दूसरी तीसरी और चौथी ईंट आपने रख दी, तो अब हाइट आपकी कितने, ये हो गई फर्स्ट सेकंड और ये कितनी हो गई, यानी कि ये पहली ईंट थी, ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी। लेकिन यहाँ पे आपने कहा था कि h 0 है, यहाँ पे हाइट बढ़ना स्टार्ट हुई 1 और यहाँ पे हो गई 2, यहाँ पे हाइट हो गई 3, यानी कि ये 3 ईंटों की इस तरह से, तो टोटल हाइट जो है आप कहोगे कि h मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह से बेटा करते करते आप इसको नीचे लेके चले जाएं तो आप देखेंगे कि जब आप आखिरी ईंट को रिप्लेस करेंगे, प्लेस करेंगे किसके ऊपर, ब्रिक्स नंबर 9 के ऊपर, यानी कि जो 10वीं ईंट आएगी वो कौन सी ईंट के ऊपर आएगी, 9वीं ईंट के ऊपर। तो उस वक्त भी आपका यही होगा कि 1.5 क्रॉस आ जाएगा 9.8 और फिर यहाँ पे हाइट का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन सी ईंट के साथ, ईंट की कितनी तादाद हो गई 9, तो ये हो जाएगा 0.06 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इस तरह से बेटा ये भी आपने सारा देखा। तो ओवरऑल आपका ये जो है, हम एक ईंट को दूसरी और फिर दूसरी के ऊपर तीसरी और फिर तीसरी के ऊपर चौथी, और इस तरह से करते करते हम जो है वो हाइट का फैक्टर हमारा क्या होता जा रहा है, तब्दील होता जा रहा है। और लाजिम बात है जैसे जैसे हाइट तब्दील होती जाएगी तो हमारा क्या होगा जी, वर्क डन जो है वो भी चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह से फिर ओवरऑल आप इसके लिए कौन सा जो है वो लिख सकते हैं, जो आपको पता है इसके लिए, मतलब टोटल वर्क डन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बेशक लिखते हैं नीचे कि जो टोटल वर्क डन है, लाजिम बात है वो इन तमाम का क्या होगा, सम अप होगा। तो टोटल वर्क डन लिखते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इनमें से जो कॉमन आ रहे हैं फैक्टर, ठीक है, वो क्या करने हैं, यानी कि ये 1.5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसी तरह से 9.8 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है जी, और इसी तरह से 0.06 भी हर एक में आ रहा है। लेकिन आगे ब्रिक्स की जो स्ट्रेंथ है, जो तादाद है, वो आपने लिखनी है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8 + 9 ये मेंशन करनी है, ठीक है। अब इसी तरह से 1.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 0.06 और अब इनकी आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। जब हम इनको ऐड करते हैं तो कितने बनते हैं, ये 45, ठीक है जी। ये अब जब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास
वर्क डन आ जाएगा। मैं जस्ट यहाँ पे इसका रिजल्टेंट मतलब जो आंसर मतलब मेरे पास आता है वो लिखता हूँ, बाकी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर पे आपने खुद करनी है। और वो यहाँ पे आ रहा है जी 40 जूल। टोटल वर्क कितना हुआ है जी 40 जूल। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे जो पहले मैंने आपको बात बता दी थी वो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं नीचे भी कि जो पहली ब्रिक है मतलब जो आपने ग्राउंड स्टेट पे प्लेस की है यानी कि टेबल पे पहले कोई ईंट नहीं थी, आपने ही पहली ईंट जाके वहां पे रखी है, तो वहां पे हाइट का फैक्टर क्या होगा 0 होगा। ओवरऑल आपका वहां पे वर्क डन जो है वो 0 होगा। तो ये था बेटा, थोड़ी सी वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी अगर हम मजीद करते हैं न्यूमेरिकल, तो आज के लेक्चर में जो है फिर इनको अपलोड करना मसला हो जाता है, नेट प्रॉब्लम फिर इस तरह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल हैं वो हम सॉल्व करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।